अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे फास्ट ट्रैक रिवीजन चैप्टर नंबर 2 का, जिसका क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट। आपकी स्टडी मटेरियल खोल के आप बैठ जाओ, क्योंकि जब तक आपके सामने में आपकी स्टडी मटेरियल खुली हुई नहीं है तब तक आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। जो भी आप ऑडियो बोल सकते हो या वीडियो बोल सकते हो, व्हाटएवर, वो आपके लिए रिलेवेंट तभी होगा जब आपके हाथ में अभी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन है और ऊपर से मैं जल्दी जल्दी बोल के सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका लास्ट मोमेंट अच्छे से रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम 2.2.4 में। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि 3 टाइप होते हैं: ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? जो बिजनेस के किसी भी इंटरप्राइज के ऑपरेशन या फंक्शंस के इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। किसी भी बिजनेस के या इंटरप्राइज के ऑपरेशन के इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। इंटरप्राइज के जो ऑपरेशंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं उसके इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने वाला कौन है? OSS है, ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम है। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम इसके बाद हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट डिसीजंस देना रिपोर्ट के फॉर्म में ही MSS का काम है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम लोग बहुत सारे टूल्स के बारे में देखेंगे जो ऑफिस के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ऑटोमेटिक बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एंड तीसरा इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम और उसके बाद तीसरा इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। पहले मैं आपको प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम बताता हूँ, फिर इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम बताता हूँ, ताकि फटाक से कवर हो जाएगा, जल्दी से कवर होगा हमारा। तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। जैसे अपने कोका कोला कंपनी में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है। ठीक है, जैसे उसकी सीसी जो होती है, सीसी की बोतल जो होती है खुद ही साफ़ हो जाती है। ग्लास की जो बोतल होती है खुद ही साफ़ हो जाती है ऑटोमेटिक कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन से। उसके बाद साफ़ होने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या करती है, दूसरा काम क्या करती है कि उसमें कोल्ड ड्रिंक भर देती है, मेजरमेंट करके कितना कोल्ड ड्रिंक आएगा, सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। फिर उसका ढक्कन भी वही ऑटोमेटिक मशीन से ही लगा देती है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस पे। उसके बाद सारे के सारे आउटपुट जो होते हैं वो बॉक्स में अपने आप गिर भी जाते हैं, मतलब बॉक्स में चले जाते हैं और बॉक्स अपने आप बंद भी हो जाता है और वो फॉरवर्ड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये जो सिस्टम है, यानी कि ये जो आप सिस्टम है जो आप लोग देख रहे हो कि किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जो ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज वगैरह से में जो कर दिया जाता है, असेंबली लाइन वगैरह से में जो किया जाता है, तो ये सब क्या है? असेंबली लाइन का जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यानी कि आपकी स्टडी मैटर के लैंग्वेज में देखो तो ऑनगोइंग फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को, ऑनगोइंग फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इसमें कंप्यूटर का इस तरह से डिज़ाइन और फ्रेमवर्क किया जाता है कि डिसीजन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ले सके, ताकि उसी हिसाब से फिजिकल प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहे। ठीक है, बस यही बात हम लोग खत्म करते हैं। आप जस्ट पॉज करके एक बार रीड कर लो, PCS आपको समझ में आ जाएगा। ECS क्या होता है? इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है आइडिया, रिसोर्सेज या फिर नॉलेज को या कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ का आपस में उसको शेयर करने के लिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई का या फिर आउटसाइड द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी। तो आइडिया, रिसोर्सेज एंड कॉपरेशन आपस में कि एम्प्लॉय शेयर करना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिससे फाइनली क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्रिएटिविटी बढ़ेगी इंटरप्राइज की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, बस हमारा इतनी सी बात है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने देखा, PCS और ECS। आप जस्ट पॉज करो, इसको रीड कर लो आपके परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है एक्चुअली? जब हम लोग बिग बाजार में जाते होंगे या फिर सुपर मार्केट में ऑनलाइन परचेस करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बारकोड से जैसे ही रीड करता है वैसे ही कंप्यूटर से एक रिपोर्ट जनरेट होता है। वो रिपोर्ट क्या करता है? टोटल बिल आपका बताता है, आप उसको उस हिसाब से पेमेंट कर देते हो। अब जब आप पेमेंट करते हो तो फिर से वो उस पेमेंट की एंट्री करता है और वो सारे के सारे फाइल्स को अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो ये जो सिस्टम, ये जो काम हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ही काम होता है। ये काम जो हो रहा है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल है। वैसे इसमें बहुत तरह के एरियाज होते हैं, रेस्टोरेंट में भी आप वो देखते हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम उसी को एक्चुअली में बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ना केवल आपका वहाँ पे रिपोर्ट जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है, साथ में डाटाबेस में जो डाटा है, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल और अदर फाइल जो होते हैं रिलेवेंट, वो सारे के सारे अपडेट हो जा रहे हैं। उसको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। आपने ऑडिटिंग में भी पढ़ा होगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये सारे जो ऑनलाइन और बैच वाले जो आपने देखा होगा ऑडिटिंग सिलेबस में, वो भी आपका जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में अगर आप देखो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं, और तब इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है ताकि उसका हम लोग इस्तेमाल कर सके बिजनेस में। ये जो होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, ये प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स के लिए करने के लिए काम आता है। वो तो आपने देखा, ये एक रूटीन रिपोर्ट जनरेट करके देता है। रूटीन रिपोर्ट जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका रिपोर्ट है वो जनरेट करके देता है, रूटीन रिपोर्ट जनरेट करके देता है।
ये काम जो होते हैं वो लो लेवल के ट्रांजेक्शन्स पर ही, यानी कि लो लेवल के स्टाफ लोग ही करते हैं, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम बाकी का काम अपने आप कर लेता है। जो एंट्री का काम होता है वो लो लेवल के स्टाफ ही करते हैं, जैसा कि आपने बिग बाजार में देखा होगा। ठीक है, वो बड़ा पोस्ट का स्टाफ तो होता नहीं जो आपका पेमेंट लेने के लिए बैठा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के डाटा को लोअर लेवल के ट्रांजेक्शन्स पर ही मैनिपुलेट कर देता है, जैसे कि सेल्स परचेज वगैरह सब हुआ तभी। ठीक है, और फिर ऑर्गेनाइज करके रिपोर्ट तैयार कर लेता है। ऑर्गेनाइज करके उसके बाद क्या करता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो होता है वो साथ में डाटाबेस को भी अपडेट कर लेता है। उसको हम लोग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मीनिंग हम लोगों ने खत्म किया। आप पॉज करके यहीं पे एक बार रीड कर लो तो आपके लिए अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं एक्टिविटी इन्वॉल्व। एक्टिविटी इन्वॉल्व में क्या होता है, CPG क्यों, चलो पढ़े गाते क्यों, गाते क्यों चलो पढ़ें। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या क्या इन्वॉल्व होती है TPS की, जैसे आपकी एक्टिविटी है चलो पढ़ते हैं, गाते क्यों, गाना क्यों गा रहे हो, चलो पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी इन्वॉल्व में CPG क्यों, C से हो गया कैप्चर, P से हो गया प्रोसेस, G से हो गया जनरेट, और Q से हो गया क्वेरी। तो क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, CPG क्यों, चलो का मतलब क्या हो गया कैप्चर करना, पढ़ो का मतलब प्रोसेस करना, गाते का मतलब हो गया जनरेट करना रिपोर्ट को, और Q से हो गया क्वेरी का जवाब देना। तो इसमें एक्टिविटी 4 प्रकार के एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। पहला कैप्चर डाटा टू ऑर्गेनाइज फाइल और डाटाबेस, डाटा कैप्चर करना ऑर्गेनाइज फाइल या डाटाबेस में। दूसरा काम क्या होता है एक्टिविटी, प्रोसेस ऑफ द फाइल और डाटाबेस यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेस करना फाइल या डाटाबेस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जी से क्या हो गया, जनरेट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जनरेट करना, ये एक्टिविटीज़ होती है। और चौथा कि प्रोसेसिंग की क्वेरीज जितनी भी होती है अलग अलग क्वार्टर से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको रिपोर्ट करना। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ द क्वेरी, उनके क्वेरी का प्रोसेसिंग करना, तो क्वेरी प्रोसेसिंग, तो कैप्चर करना, प्रोसेस करना, जनरेट करना, क्वेरी प्रोसेसिंग करना, ये 4 प्रकार के एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आप देखोगे स्टडी मेटल में आपके ये 4 पॉइंट के एक्टिविटी खत्म होने के बाद ही छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपके बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग से ही पीरियोडिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर बोलता है कि जो TPS होता है इसमें मैनेजमेंट डिसीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डिसीजन नहीं लेते यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये बातें आप पढ़ लेना। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं TPS के। तो 4 कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज एंड आउटपुट, इप्सो जिसको हमने कहा शॉर्ट में। तो इनपुट बोलो तो क्या हो गया कि सोर्स डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप खुद से भी डील कर सकते हो। तो इनपुट का मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट को कैप्चर ऑफ डाटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट बोलो तो कस्टमर ऑर्डर, सेल्स स्लिप, इनवाइस, परचेस ऑर्डर वगैरह सब। कभी कभी क्या होता है कि किसी का इनपुट किसी के लिए आउटपुट होता है, जैसे कि बिग बाजार में आपने शॉपिंग करा तो जो इनपुट जो उसने आउटपुट जनरेट किया वो उसका रिपोर्ट हो गया, जो जिसका बिल आप ले आए अपने घर में, अपने बिजनेस में, और उसके हिसाब से एंट्री पास करी अपने घर में आने के बाद। तो आपके लिए क्या हो गया, क्योंकि आपने बिजनेस की एंट्री पास की उसी वाउचर को देखते हुए, तो वो क्या हो गया आपके लिए इनपुट हो गया, लेकिन बिग बाजार के लिए वही आउटपुट हो गया। तो इसलिए इनपुट एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट भी हो सकता है। उसके प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो प्रोसेसिंग में यहाँ पे 2 बातें बताई गई है। पहला अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का प्रोसेसिंग जर्नल और लेजर में, और दूसरा अदर जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसका प्रोसेसिंग जो होता है वो अलग अलग तरह के डाटाबेस में उसका प्रोसेसिंग करते हैं। डाटाबेस में प्रोसेसिंग करने के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक बार इस चीज़ को रीड कर लो प्रोसेसिंग के बारे में। उसके तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है कि जनरेट स्टोरेज करना। तो स्टोरेज जो होता है, जो रिपोर्ट सारे के सारे जो जनरेट हुए हैं उसका जो होता है वो स्टोरेज करता है, जैसे कि लेजर एंड वगैरह सबका, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म में स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज के लिए काफ़ी इसके पास स्पेस होता है, जो कि फीचर्स में आपको पता चलेगा। TPS के फीचर्स में आप देखेंगे कि बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा का स्टोरेज स्पेस होता है इसके पास। फिर हम लोग बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट जो बोलता है कि जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट का इनपुट जो होता है दूसरे के लिए आउटपुट होता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो कुछ भी रिपोर्ट जनरेट होता है आउटपुट 2 फॉर्म में जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म बोलो तो प्रिंट आउट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलो तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उसको हम लोग डिस्प्ले होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जस्ट आप इसको रीड कर लेना, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार रीड कर लो, इसको पॉज करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर बात करते हैं फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में बात करते हैं VABI, भाभी। फीचर्स किससे पूछेंगे, भाभी से पूछेंगे। भाभी का स्पेलिंग ही बदल डाला हमने, VABI मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। V से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, A से ऑटोमेशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस, B से बेनिफिट आर इजिली मेजरेबल, बेनिफिट को आसानी से मेजर किया जा सकता है, और I से हो गया सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम, सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा 10 मिनट क्रॉस करने वाला है, हमने 10 मिनट का टारगेट यहाँ पे रखा था, देखो 10 मिनट क्रॉस कर रहा है। तो V से क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी इसमें होती है, क्विक अपडेट करता है और करेक्ट कैप्चर भी करता है, और साथ में क्विक रिट्रीवल भी करता है। तो जो इसका जो डाटा स्टोरेज जो होती है इसकी कैपेसिटी बहुत ह्यूज होती है, क्विक एंड करेक्ट कैप्चर करने के लिए इसका अच्छा फ्रेमवर्क तैयार होता है। तो TPS में तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। दूसरा ऑटोमेशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस, जो भी
सारे रिलेटेड लेजर्स जो होते हैं उसको अपडेट रखता है उसी का ऑटोमेशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस। और बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, जो कैलकुलेशंस वगैरह सब होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही कर लेता है और सारे अपडेशन जो है ऑटोमेटिक ही कर लेता है, इसलिए कहा गया है कि ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। तीसरा बोलता है बेनिफिट आर इजिली मेजरेबल। जो भी टीपीएस का बेनिफिट होता है ना वो टैंजिबल होता है, टी से टीपीएस और टी से टैंजिबल, ठीक है। तो टीपीएस का जो बेनिफिट्स होता है वो ज़्यादातर बेनिफिट टैंजिबल होता है और आसानी से मेजर किया जा सकता है, इसीलिए इसको बेनिफिट आर इजिली मेजरेबल कहा गया। उसके लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम। तो जैसा कि आने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम जितने भी हैं, MIS हो गए, EIS हो गए, उन लोगों को भी इनपुट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कहाँ से उठा के लेता है, वो आपके TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ही इनपुट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस पर हेवी रिलायंस किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी भरोसेमंद होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ये काफ़ी भरोसेमंद होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा TPS में मीनिंग में हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के डाटा को ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट करके क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमें देता है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। एक्टिविटी CPGQ, तो यहाँ पे कैप्चर करना, प्रोसेस करना, जनरेट करना और क्वेरी का जवाब देना, क्वेरी का प्रोसेसिंग करना, सॉरी। और कंपोनेंट में देखा था इप्सो इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। फीचर्स में देखा था भाभी, V से वॉल्यूम हो गया, A से ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन हो गया, B से बेनिफिट और इजिली मेजरेबल हो गया, और I से सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम हो गया। इस तरह से हमारा OSS यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के बारे में। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में 3 बातें हमें पढ़नी है, MIS, DSS एंड EIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है बोले तो राइट टाइम पर राइट डिसीजंस राइट पर्सन्स को लाके देना, यही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है, सॉरी MSS का काम होता है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का काम होता है। उसमें भी 3 कैटेगरी होते हैं, MIS, DSS एंड EIS। MIS क्या होता है, ये एक रिपोर्ट होता है, एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। MIS क्या होता है, एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। जैसे एक्सेल में जो किसी कंपनी में आप जाके पूछोगे कि लास्ट मंथ का सेल क्या है आपका, लास्ट मंथ में आपने कितना सर्विस दिया था या सेल्स कितना है, ये आपने पूछा, तो एक्सेल सीट खोलने के बाद आपको तुरंत बता देता है जनवरी का सेल्स इतना था, फरवरी का सेल्स इतना था। ये कैसे बता देता है, ये MIS के थ्रू बता देता है। तो मतलब आपका एक्सेल में जो काम होता है MIS काम होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करके देता है। अब जो ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो आपको अलग अलग फॉर्म में रिपोर्ट वहाँ पे लोग देते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में, आप ग्राफ के फॉर्म में मांगते हो तो वैसा देते हैं आपको, ताकि आप एनालिसिस आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। और MIS के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा जो आपके मार्क्स को इन्हांस करेगा। जब आप इसाका वगैरह सब में आप देखते हो तो उसमें MIS जो बताया गया, उसमें बताया गया MIS के 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे हमें कंपोनेंट नहीं पढ़ाया गया है स्टडी मेटल में, लेकिन 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इप्सो इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट जो होता है वो TPS के कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे MIS के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड डाटा। टेक्नोलॉजी, पीपल एंड डाटा, TPD, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड डाटा। ये बात अब एडिशनल पॉइंट के लिए एक एग्जाम में आप लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी, और उसके बाद फिर बोलता है कि पीपल एंड तीसरा बोलता है डाटा। MIS में हम लोगों ने उसके बाद हम लोग ने MIS होता क्या है वो जाना एक्सेल सीट के बारे में। अब देखते हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। दूसरा, MIS के बारे में 8 मिसकंसेप्शन बताए गए हैं, क्या क्या भ्रम है लोगों के दिमाग में, मिसकंसेप्शन अबाउट MIS। उसके बाद प्री रिक्विजिट अबाउट MIS। प्री रिक्विजिट MIS का क्या प्री रिक्विजिट है। उसके बाद इवेल्युएट कैसे करते हैं MIS को इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना, फगली या फुगली करके एक मूवी आया था ना, तो वो वाला इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद कंस्टेंट देखेंगे, एक्सपर्ट, SSS, एक्सपर्ट को सांप ने काट लिया, ये कंस्टेंट है, एक्सपर्ट, SSS, 4 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद लिमिटेशन में देखेंगे IS QT इग्नोर अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज। IS QT इग्नोर करता है अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज को। तो लिमिटेशन में देखेंगे MIS के। सारे इंस्टीट्यूट की दी गई स्टडी मेटल के ऑर्डर में ही है, सारे के सारे पॉइंट्स जो है ऑर्डर में ही रखे हैं, कोई आगे पीछे नहीं किया गया किसी मैनी कोड में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि MIS एग्जैक्टली होता क्या है। तो MIS जो होता है वो एक एक्चुअली रिपोर्टिंग करने का टूल होता है। MIS जो होता है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको लेके उसका प्रोसेसिंग करता है और उसका रिपोर्ट ऐसा तैयार करता है कि सभी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को काम आए डिसीजन लेने में, ठीक है। तो बोलो तो MIS का जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि MIS जो होता है TPS का इस्तेमाल करता है, और TPS यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के रिपोर्ट का इस्तेमाल करता है एज ए इनपुट। और उस इनपुट को लेने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम, तो बस वही बात है। तो TPS के रिजल्ट का इस्तेमाल करता है। इसमें से रिपोर्ट से क्या फ़ायदा होता है, तो 3 फ़ायदे होते हैं। जो डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होता है, इंटरनल कंट्रोल में फ़ायदा होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल में फ़ायदा होता है और ऑपरेशनल कंट्रोल में फ़ायदा होता है। डिसीजन मेकिंग, इंटरनल कंट्रोल, D से डिसीजन, I से इंटरनल कंट्रोल, M से मैनेजमेंट कंट्रोल, O से ऑपरेशनल कंट्रोल। तो डीमो में फ़ायदा होता है, DIMO, डीमो। डिसीजन मेकिंग, इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल में फ़ायदा होता है इस रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया है। एक जो डिफाइन किया गया है वो मतलब
दो डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक डिफाइन किसी महात्मा ने किया हुआ है, आपको उसका नाम याद रखना नहीं है क्योंकि हम लोगों का ये आसान है। दूसरा डिफिनेशन क्या होता है उसको हम याद रखेंगे कि MIS को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि फ्लैक्सिबल होता है और करेक्ट डाटा को स्पीडी एक्सेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये फ्लैक्सिबल होता है और करेक्ट डाटा को स्पीड एक्सेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो MIS होते हैं वो ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हमें रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा खासियत ये खराबी बोलो, ये केवल स्ट्रक्चर डिसीजन पर ही हेल्प करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन या सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन पे ये हेल्प नहीं करता है। मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी क्लास में कि स्ट्रक्चर्ड डिसीजन क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड बोलो तो प्री डिफाइंड जो होता है, पहले से प्रॉब्लम आपको पता होता है, उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में ही आपको हेल्प करता है, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को वो कंसिडर नहीं करता है। MIS की सबसे बड़ी खराबी होती है ये चीज़, ठीक है, जो कि हम लोग इसमें जो हम लोग कंस्टेंट्स वगैरह सब देखेंगे उसमें भी देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो ODI DPS कंप्यूटराइज, तो वन डे इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल कंप्यूटराइज, तो ODI DPS कंप्यूटराइज आपका हो गया। मैंने मनी कोड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वन डे इंटरनेशनल आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में कंप्यूटराइज तरीके से खेल रहे हो, कंप्यूटर पर बैठ के खेल रहे हो ODI दिल्ली पब्लिक स्कूल में, या कंप्यूटर पर बैठ के देख रहे हो DPS में। तो ODI बोलो तो पहला हमारा होता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड, O से ओरिएंटेड, D से डायरेक्टिव मैनेजमेंट डायरेक्टिव, I से इंटीग्रेटेड, D से क्या हो गया कॉमन डाटा फ्लो, और P से हैवी प्लानिंग, और S से हो गया सब सिस्टम कंसेप्ट, और लास्ट वाला हो गया लास्ट वाला हो गया DC मतलब कंप्यूटराइज डाटाबेस। तो जो D है ये दो बार आता है, एक लास्ट में भी आता है, कंप्यूटराइज से पहले भी आता है, तो कॉमन डाटाबेस और कंप्यूटराइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ODI DPS DC, ODI DPS DC। तो ओ से क्या हो गया मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत के हिसाब से MIS तैयार करे, ये हम लोगों को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिज़ाइन करते वक्त ही सोचना है। दूसरा क्या होता है कि मैनेजमेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ओरिएंटेड रिपोर्ट हमें चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैनेजमेंट ओरिएंटेड रिपोर्ट चाहिए। इसकी वजह से डेवलपमेंट के फेज़ में, जब MIS का डेवलपमेंट करते हो उस फेज में ही हम लोगों को क्या बोलते हैं, आपको मैनेजमेंट का हिस्सा लेना जरूरी है। तो MIS जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करने में 1 साल से लेकर 3 साल तक लगता है, ये हम लोग आगे के पॉइंट में देखेंगे। हैवी प्लानिंग जो डिसीजंस हैं उसके पॉइंट में देखेंगे, DPS का P में देखेंगे वो चीज़ हम लोग। तो इसीलिए मैनेजमेंट डायरेक्टर होना चाहिए था। मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। मैनेजमेंट डायरेक्टर का मतलब होगा क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड रिपोर्ट चाहिए, इसकी वजह से मैनेजमेंट का डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। उसके तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं इंटीग्रेटेड, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन दोनों को इंटीग्रेट कर देता है ताकि मैनेजमेंट जो हो अच्छा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देगा तो मैनेजमेंट अच्छा डिसीजन ले सके। तो इंटीग्रेटेड फंक्शनल एंड ऑपरेशनल दोनों का जो होता है टाइट नेक्सस होता है यहाँ पे, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में फंक्शनल एंड ऑपरेशनल दोनों इन्फॉर्मेशंस को ये अपने पास रखता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि ऑपरेशनल एंड फंक्शनल सब सिस्टम को इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है, ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस करने के लिए। आप पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। तो इस तरह हमारा कवर हुआ ODI मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद देखते हैं कॉमन डाटा फ्लो बोलो तो कि जो एक टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए एक ही प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है और एक ही मीडिया पे उसको रखा जाता है, एक ही टाइप की मीडिया पे उसको रखा जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो कॉमन डाटाबेस अगर रहेगा या मतलब कॉमन डाटा फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, जो पाथ जो होगा हमारा प्री डिफाइंड रहेगा, और जो हमारी जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी, जो सिस्टम का जो फास्ट जो स्पीडी जो बोलते हैं ना कि रिपोर्ट जनरेट करके देना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कॉमन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का जो पाथ होगा वो कॉमन डाटा फ्लो के थ्रू ही होगा सबका, और कॉमन मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। फिर बोलते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि मिनिमम डाटा प्रोसीजर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशंस को, और आउटपुट जो होगा वो परफेक्ट जनरेट होगा। मतलब एक ही आउटपुट में आपको सारा इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा, मतलब एक आउटपुट आपके लिए, यानी कि एक प्रिंट ले लो उसमें सब कुछ लगभग लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉइंट देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं कॉमन डाटा फ्लो। उसके बाद हम लोग पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट प्लानिंग, हैवी प्लानिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, 1 साल से 3 साल लगता है प्लान बनाने में, ठीक है। यह उसके बाद वो रिपोर्टिंग जो है तैयार किया जाता है। 1 साल से 3 साल लगता है मैनेजमेंट का प्लानिंग बनाने में, इससे ये रिपोर्टिंग तैयार होता है। इसलिए इसमें कोशिश की जाती है कि सारे एरिया को, सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिए जाएँ। फिर बोलता है कि सब सिस्टम कंसेप्ट, तो प्लान करते वक्त ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने सारे इसमें ब्रांच होते हैं, जितने सारे सब डिवीज़न हो सकते हैं, उन सब एरिया को कवर कर लिया जाता है। MIS रिपोर्ट में सारे सब सिस्टम को कवर करने की कोशिश की जाती है प्लान फेज़ में ही, ठीक है। तो क्या क्या इंप्लीमेंट हमें आगे चल कर करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सिस्टम कंसेप्ट।
जब हम लोग इसके बारे में कंस्टेंट पढ़ते रहेंगे तो लैक ऑफ सब सिस्टम एक कंस्टेंट है हमारा। तो एक्चुअली एमआईएस में ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं कभी हमेशा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैंने बताया था कि जैसा होना चाहिए, और फीचर्स का मतलब जैसा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हैवी प्लानिंग एलिमेंट्स के बाद सब सिस्टम कंसेप्ट के बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन डाटाबेस। कॉमन डाटाबेस बोलो तो क्या हुआ कि जो सारे के सारे जो स्टोरेज होंगे वो सारे फाइल्स के वो कॉमन स्पेस पे होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कॉमन डाटाबेस हमारा है। उससे फ़ायदा क्या होगा, हर डाटा फाइल जो अलग अलग रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा स्टोरेज स्पेस खर्च होगा, बार बार एक ही डाटा को लिखना पड़ेगा रिडंडेंट, और इन्फॉर्मेशन जनरेट होने में भी हमें टाइम लगेगा। इसलिए हर डाटा फाइल को सेपरेट ना रखें, कंसोलिडेट करके एक जगह पे रखा जाए सिस्टम के अंतर्गत। ये हो गया कॉमन डाटाबेस। और लास्ट वाला हो गया कंप्यूटराइज। तो जो एमआईएस जरूरी नहीं है। अब आगे मिसकंसेप्शन देखेंगे। मिसकंसेप्शन में देखा गया है कि एमआईएस जो होता है वो सब मानते हैं कि कंप्यूटराइज होना चाहिए, कंप्यूटर जरूरी है एमआईएस करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यहीं पे बताया गया लास्ट वाला पॉइंट कि कंप्यूटराइज अगर हो तो इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस अच्छा होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एंड ज़्यादा क्विक काम करते हैं एमआईएस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे ओडीआई, डीपीएस, डीसी। उससे क्या हो गया, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, इंटीग्रेटेड। उसके कॉमन डाटा फ्लो, पीसी हो गया हैवी प्लानिंग एलिमेंट, सब सिस्टम कंसेप्ट, कॉमन डाटा फेस एंड कंप्यूटराइज। ये आपके स्टडी मटेरियल के सीरियल में दिया हुआ है, ठीक है, ओडीआई, डीपीएस, डीसी। अब हम लोग देखते हैं मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन के 8 पॉइंट हम लोगों को देखना है। पहला दूसरा पॉइंट को आप एक कैटेगरी में बांटो, और उसके बाद जो अगला 3 पॉइंट है उसको एक कैटेगरी में बांटो। तो आपके इस तरह से पॉइंट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पहला वाला क्या बोलता है कि मिसकंसेप्शन पहला क्या है कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक एमआईएस है। कोई भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम एक एमआईएस है, ऐसा भ्रम है। ऐसा है नहीं, एक्चुअली ऐसा भ्रम है। तो एनी सीबीआईएस इज ए एमआईएस, पहला भ्रम। दूसरा, एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज ए एमआईएस। कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम कहीं भला एमआईएस हुआ है तो एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज ए एमआईएस। तो 2 पॉइंट हमारा कवर हो गया कि पहला भ्रम क्या है कि कोई भी सीबीआईएस एक एमआईएस है, और दूसरा कि कोई रिपोर्टिंग सिस्टम एमआईएस है, दूसरी गलती। अब हम लोग बात करते हैं अगले आगे आने वाले 3 पॉइंट का एक कैटेगरी हम लोगों ने बनाया। तो तीनों बातें क्या बोलते हैं कि एमआईएस इज ए और एमआईएस इज एन। तो ये वर्ड जब आपने देखा तो देखो कि एमआईएस इज ए मैनेजमेंट टेक्निक। पहला भ्रम है कि एमआईएस एक मैनेजमेंट टेक्निक है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा भ्रम क्या है कि एमआईएस जो होता है वो बंच ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एमआईएस कोई बंच ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बात बताता है। और तीसरी बात क्या बताई है कि एमआईएस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, और ये एक फाइल स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीसरा भ्रम क्या है कि एमआईएस जो होता है वो ऑर्गेनाइज सिस्टम एंड प्रोसीजर्स होता है और फाइल का स्ट्रक्चर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आखिरी 3 पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पहला बोला कि स्टडी ऑफ एमआईएस इज अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। क्या केवल कंप्यूटर का यूज़ करना ही एमआईएस है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्टडी अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर नहीं है एमआईएस। उसके बाद फिर बोलता है कि सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं कि मोर डाटा इज जनरेटेड रिपोर्ट रिफर्स मोर इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। ज़्यादा डाटा जनरेट करके आपने ला दिया तो इसका मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाया, ऐसा जरूरी नहीं है। कितना रिलेवेंट डाटा लाया उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन जनरेट किया। तो मोर डाटा इज जनरेटेड रिपोर्ट रिफर्स टू इन्फॉर्मेशन। तो एमआईएस वालों का एक भ्रम है कि हम बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट करके देते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस का मिसकंसेप्शन है ये। उसका लास्ट बोलते हैं कि एक्यूरेसी प्लेज द वाइटल रोल इन द रिपोर्टिंग सिस्टम। एक्यूरेसी जो होता है वो प्राइम रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है, ऐसा कुछ है नहीं। एक्यूरेसी जरूरी नहीं है। आपका अगर इनकरेक्ट डाटा भी मतलब एक्यूरेसी ना हो के करेक्ट भी होगा तो एक्सेप्शनल फाइल में आएगा। एक्सेप्शनल फाइल में आएगा तो मैनेजमेंट उसको आइडेंटिफाई कर पाएगी सारे क्रिटिकल एरिया को। इसीलिए एक्यूरेसी जो होता है सब वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। तो पहला बोला कि एनी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज ए एमआईएस। दूसरा बोलता है एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज ए एमआईएस। तीसरा बोलता है कि एमआईएस इज ए मैनेजमेंट टेक्निक, एमआईएस इज ए बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईएस इज ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टम एंड प्रोसीजर, और ये एक फाइल स्ट्रक्चर है। तो 3 भ्रम तो ऐसे ही हो गया कि एमआईएस एक फाइल स्ट्रक्चर है, भ्रम है। उसके फिर आखिरी 3 भ्रम देखते हैं कि जो द स्टडी ऑफ एमआईएस इज अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, मोर डाटा इज जनरेटेड रिपोर्ट्स रिफर्स टू मोर इन्फॉर्मेशन, और एक्यूरेसी प्लेज द वाइटल रोल। ठीक है, इसके साथ हम ये एमआईएस कंसेप्शन हमारा खत्म होता है, मिसकंसेप्शन हमारा खत्म होता है। अब हम आगे देखते हैं प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट क्या होता है? डीएसटी कंट्रोल। तो एक टेम्पोररी फाइल जो होता है, अगर आपने टेम्पोररी फाइल के बारे में आपको आइडिया हो तो उसका नाम डीएसटी होता है। तो डीएसटी टेम्पोररी फाइल पर कंट्रोल करना प्री रिक्विजिट ऑफ एमआईएस और डीएसटी। ठीक है, आप बोल सकते हो दिल्ली सेल टैक्स कंट्रोल भी बोल सकते हो, तो डीएसटी कंट्रोल प्री रिक्विजिट ऑफ एमआईएस। तो डी में देखेंगे हम लोग 3 पॉइंट है। डी बोलो तो डाटाबेस में 3 पॉइंट है। पहला वाला डी जो होता है उसमें भी 3 पॉइंट, सब पॉइंट दिए हुए 3, जो भी कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पूछ सकता है। और एस जो है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि 2 पॉइंट है, एस में भी 2 पॉइंट है। और उसके बाद जो तीसरा वाला जो है जो टी यानी कि टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, उसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट है। तो इस एक में 3, एक में 2 और एक में 3। तो डी में 3 सब पॉइंट है, एस में 2 सब पॉइंट है और टी में 3 सब पॉइंट है। तो डी से हम लोग बात करते हैं डाटाबेस के बारे में।
तो प्रीरिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस के लिए अच्छा डाटाबेस होना चाहिए। डाटाबेस बोलो तो कलेक्शंस ऑफ फाइल जहाँ पे स्टोर होता है, तो एक प्लेस होता है डाटा के फाइल्स का स्टोर करने के लिए। वो इसका फ्रेमवर्क इस तरह से तैयार होना चाहिए कि एक्सेस आसान हो उसका और रिडंडेंसी उसमें कम हो, ठीक है। फिर बोलता है कि जो इसीलिए उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना जरूरी है। इसमें बोलता है कि डाटाबेस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, सॉरी 3 नहीं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए डाटाबेस के। उसमें बोलता है कि UCA कंट्रोल, तो यू बोलो तो यूज़र ओरिएंटेड से यू, CA से बोलो कॉमन डाटा सोर्स टू वेरियस यूज़र, कॉमन डाटा सोर्स टू वेरियस यूज़र। ए से हो गया ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस अवेलेबल करवाओ, ए से ऑथराइज पर्सन। और कंट्रोल से हो गया कंट्रोल बाय सेपरेट अथॉरिटी, यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको कंट्रोल करेगा। तो यू से क्या हो गया, यूज़र ओरिएंटेड, यूज़र के हिसाब से ही होना चाहिए हमारा डाटाबेस, यानी कि इफेक्टिव एमआईएस के लिए। दूसरा बोलता है कि कॉमन डाटा सोर्स टू वेरियस यूज़र, जो रिट्राइवल आसान हो और डुप्लीकेशंस कम हो, इसकी वजह से कॉमन डाटा सोर्स होना चाहिए हर अलग अलग यूज़र का। कॉमन डाटा सोर्स बोलो तो इनपुट, जो इनपुट होना चाहिए सबका कॉमन ही होना चाहिए, सब अलग अलग टाइप का इनपुट ना डाले, तो कॉमन डाटा सोर्स टू वेरियस यूज़र। तीसरा बोलता है कि ऑथराइज पर्सन को ही केवल अवेलेबल हो, तो UCA कंट्रोल। और लास्ट में बोलता है कि आप CA हो, आप कंट्रोल करो अपने आप पे, तो UCA कंट्रोल। तो आप बोल रहे हो सर आप कंट्रोल करो, बहुत जल्दी बोलते हो, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, ठीक है। कंट्रोल से हो गया कंट्रोल बाय सेपरेट अथॉरिटी, यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, सेपरेट अथॉरिटी होता है, वो कंट्रोल करता है। तो डाटाबेस हमारा कवर हो गया इस तरह से, DST का D। S की बात करते हैं क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ। तो जो प्रीरिक्विजिट ऑफ एमआईएस है, क्या एमआईएस को ऑपरेट करने के लिए क्वालिफाइड स्टाफ हमें चाहिए, यानी कि ट्रेंड स्टाफ चाहिए, और साथ में कुछ एक्सपर्ट लोग भी चाहिए, ताकि जो कंप्यूटर एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग भी चाहिए। तो एक्सपर्ट लोग चलाएं ताकि ऑपरेशनल का जो ऑपरेशन वाले लोग हैं उन लोगों का जो व्यू है उसको ध्यान में रख के एमआईएस को चलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्वालिफाइड ऑफिसर ही एमआईएस को का डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सब करेगा। क्वालिफाइड जो पर्सन होते हैं उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला एक्सपर्ट और दूसरा मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कंप्यूटर एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलो तो सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलो तो जो लोग इंजीनियरिंग प्लस MBA वगैरह करके आते हैं वो लोग, जैसे कि कंप्यूटर के साथ में मैनेजमेंट को भी उसको समझना पड़ेगा, मतलब MBA इसलिए करते क्योंकि मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझे, इसलिए सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट। दूसरा बोलता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए जरूरी नहीं है पूरी तरह से कंप्यूटर का नॉलेज हो, लेकिन बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का जरूर से चाहिए, ये आपके स्टडी मैटर में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की, सपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। तो अगर इफेक्टिव एमआईएस हम चाहते हैं तो सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट का लगेगा ही ना, क्योंकि अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, नई बाइक खरीदना चाहते हो, नई स्कूटी खरीदना चाहते हो, तो आपको गार्जियन का तो सपोर्ट लगेगा ही, इसलिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट हमें चाहिए। ये जो एग्जांपल मैंने लिया वो जानबूझ के लिए, क्योंकि आगे हम इस पॉइंट से हम इसको कोरिलेट करेंगे। पहला पॉइंट बोलता है कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लेंगे तो कोई भी प्रायोरिटी ऐसा ना हो जो हमारा छूट जाए, ठीक है, ताकि कम प्रायोरिटी ना मिल जाए किसी भी एरिया को कवर करने में, कोई कम प्रायोरिटी ना मिले और कोई एरिया छूटे ना, बस इसके लिए मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए। दूसरा, रिसोर्सेज ज़्यादा लगता है तो खर्चा कौन करेगा। रिसोर्सेज एमआईएस अच्छा है, एमआईएस आप चाहते हो तो अच्छा खर्चा भी करना पड़ेगा, ये कौन करेगा। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, क्या कि रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि तो ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बताता है रिसोर्सेज ज़्यादा लगता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोलता है कि सपोर्ट लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट भी जो होता है, उसके लिए टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट लेने के लिए सारे फैक्ट उसको बताने पड़ते हैं और क्लियर फ़ायदा भी बताना पड़ता है। जैसे कि अगर आप अपने गार्जियन को बोलोगे कि जो अभिनव सर ने यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है उससे मेरा सारे कुछ मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे को क्लास लगाने के लिए पैसे दो, तो आपके पिताजी बोलेंगे यूट्यूब पे जब है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इसको क्लास लगाने की। तो आप सारे फैक्ट बताओगे उनको कि नहीं वो बहुत जल्दी बोलते हैं, वो बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, वो बोलते केवल फास्ट ट्रैक कोर्स हम करवा रहे हैं। तो सारे फैक्ट को बताओ और क्लियर फ़ायदा भी बताओ। इसमें ये बताता है सपोर्ट लेने के लिए सारे फैक्ट को बताओ कि भाई ऐसा ऐसा है उनमें, और फ़ायदा बताओ कि दूसरे कोचिंग में हम जाएंगे, दूसरे टीचर के पास जाएंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। तो तीसरा पॉइंट ये बताता है, ठीक है। तो पहले ताकि हमें कम प्रायोरिटी ना मिले, सीरियस मत होना, मैं बस याद करवाने के लिए सारी चीज़ें कहानियाँ बना के बोला था, ताकि हमें कम प्रायोरिटी ना मिले, मतलब किसी भी एरिया को कम प्रायोरिटी ना मिले या फिर कोई एरिया छूट ना जाए। पहला सपोर्ट इसलिए चाहिए। दूसरा, रिसोर्सेज ज़्यादा लगता है जो कि मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़। उसके बाद सपोर्ट लेने के लिए हम लोगों को, अब जाहिर सी बात है कि जब नीड बता दिए टॉप मैनेजमेंट को, तो टॉप मैनेजमेंट के उसको डिटेल भी बताना पड़ेगा, सारा रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन भी उनको देना पड़ेगा। लास्ट नंबर पॉइंट बताता है हमारा कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। कंट्रोल एंड मेंटेनेंस में बोलता है कि जो जैसे एक्सेल शीट हो गया उसमें आप अपने तरफ से अलग अलग फार्मूला डेवलप करने लगते हो, ऐसा नहीं करना है। एमआईएस उसी वे में ऑपरेट करना है जैसा कि हमने प्लान किया था, जैसा कि हमें पॉलिसी बनाई गई है। कोई यूज़र अपना प्रोसीजर या शॉर्टकट मेथड ना बनाए अपना, बस ये स्टडी मैटर में आपके लिखा हुआ है, इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, पॉज करके अभी रीड कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द एमआईएस का इवैल्यूएशन देखते हैं, इवैल्यूएट कैसे करते हैं।
इवेल्यूएट हम लोग इस तरीके से करते हैं कि फ्यूचर में हमें काम आएगा कि नहीं आएगा। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, या फिर जो यूज़र्स का व्यू देखना होता है, या फिर अप्रोप्रिएट जो गाइडेंस लेने होता है उसमें काम आएगा कि नहीं आएगा, तो इस तरह से हम लोग इवेल्यूएट करते हैं MIS को। इवेल्यूएट करने के लिए हम लोग वो फगली जो मूवी थी, फगली मूवी, FUG उसका उच्चारते हैं, FUG। तो F से हो गया फ्लैक्सिबल, U से हो गया यूज़र्स, और G से हो गया गाइडेंस। फ्लैक्सिबल होना चाहिए ताकि भविष्य में अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं तो हमें ये दे सके। पहला पॉइंट यही बोलता है कि एग्जामिन करना हमें कि फ्लैक्सिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा बोलता है कि यूज़र एक्सेप्टेंस का व्यूज़ वगैरह सभी कवर्ड होना चाहिए। और तीसरा बोलता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का गाइडेंस में होना चाहिए। तो FUG इवेल्यूएट की जगह पे आप FUG लिख लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कंस्टेंट MIS में कंस्टेंट्स, तो इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। पहला क्या बताया गया, ऑपरेटिंग MIS में क्या क्या कंस्टेंट्स होते हैं। तो पहला बोलता है एक्सपर्ट नॉट अवेलेबल, या एक्सपर्ट का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। जो भी क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं उनको ज़्यादा पैकेज कहीं से ऑफर हो गया और वो भाग जाते हैं। यानी कि एक्सपर्ट नॉट अवेलेबल, या तो अवेलेबल ही नहीं होते हैं या फिर एक्सपर्ट टर्नओवर हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इंटरनल स्टाफ को ही प्रॉपर ग्रूम करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, और सिलेक्शन करते वक्त में ही हम लोग प्रॉपर क्वालिफाइड स्टाफ को ही लेंगे। तो एक्सपर्ट नॉट अवेलेबल एंड एक्सपर्ट टर्नओवर। दूसरा बोलता है कि सब सिस्टम प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने आपको जब बताया था कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बता रहे थे, तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो ODI का DPS, ODI DPS में S जो था हमारे क्या था, सब सिस्टम कंसेप्ट। तो बस ये सब सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। सब सिस्टम कंसेप्ट को चाहता है, बट उसको बांटना, डिवाइड करना या डिकम्पोज करना उतना आसान नहीं होता है। मतलब कितना प्रायोरिटी किसको दे, किस सब सिस्टम को कितना प्रायोरिटी दे, ये समझ में आता नहीं है। जैसे आप एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम हॉल में देखते हो तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखना चालू करें, कौन सा पहले बनाए। अकाउंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो आपको पहले से पता रहता है कि पहला स्टेप में ये बनाएंगे, दूसरा स्टेप में ये बनाएंगे, तीसरा स्टेप में ये बनाएंगे। लेकिन एडवांस मैनेजमेंट में इसी का कन्फ्यूजन सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो आता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आता है, और एडवांस मैनेजमेंट में जो आता है वो ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आता है। बस ये दोनों में डिफरेंस हो गया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका स्ट्रक्चर्ड होता है और एडवांस मैनेजमेंट अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसमें जो सवाल पूछते हैं एग्जाम में वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोगों ने, आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो दूसरे नंबर पॉइंट पे, सब सिस्टम प्रॉब्लम में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्पल लिख सकते हो, मतलब अपने याद रखने के लिए। तीसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या बोलते हैं एस के बारे में। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है, बहुत मिक्स ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा कि किसी अदर बिजनेस के भी हम लोग MIS को नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट होता है MIS का वो अलग अलग होता है, वैरी करता है, क्योंकि उनके डिसीजन के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ से कॉपरेशन बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो अपने वर्क में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता है। इसलिए बेटर है कि भाई जब आप लोग MIS को डेवलप कर रहे हो प्लानिंग के फेज़ में ही, तब यूज़र का इन्वॉल्वमेंट करो। दूसरा उसको प्रॉपर लेक्चर दो, और तीसरा उसको मूवी दिखाओ मतलब फिल्म्स दिखाओ। फिल्म मतलब वो आपके हॉलीवुड बॉलीवुड वाले नहीं, फिल्म्स दिखाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कंस्टेंट्स ऑफ MIS में। MIS का कंस्टेंट्स में हम लोगों ने देखा क्या कि एक्सपर्ट नॉट अवेलेबल एंड एक्सपर्ट टर्नओवर, दूसरा सब सिस्टम प्रॉब्लम, तीसरा लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा हम लोगों ने देखा कि लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ। अब हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशंस में हम लोग देखते हैं कि IS QT इग्नोर अनस्ट्रक्चर्ड कल्चर चेंज। IS QT इग्नोर अनस्ट्रक्चर्ड कल्चर चेंज। तो आपका IS बोलो तो इसका हो गया ये सब्जेक्ट, QT बोलो तो OR हो गया। OR का पुराने ज़माने में नाम क्या हुआ करता था, QT हुआ करता था, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इग्नोर आपका इसका और QT इग्नोर करता है अनस्ट्रक्चर्ड कल्चर चेंज को। आप इस तरह से लिमिटेशन को याद कर सकते हो। तो पहला नंबर पॉइंट हो गया I। तो आई से बोलो तो क्या हो गया, बैड इनपुट मतलब बैड आउटपुट। ये आपका जीगो प्रिंसिपल कहलाता है, GIGO प्रिंसिपल। लेकिन आप याद रखो कि बैड इनपुट बैड आउटपुट। पहला नंबर पॉइंट, इनपुट अगर खराब होगा तो आउटपुट ऑब्वियसली रिजल्ट तो खराब होगा ही। तो ये इसका लिमिटेशंस है, क्योंकि इनपुट ही हमारे पास सही नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं कि एस से बोलो तो ये जो टॉप मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो क्या बोलते हैं MIS लगा डाला तो लाइफ झींगा डाला, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मैनेजमेंट को एक सहायता देता है, रिपोर्ट देता है जिससे आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन बाकी अदर फैक्टर्स को ये कंसिडर नहीं करता है। जबकि मैनेजमेंट का डिसीजन जो होता है अदर फैक्टर पे भी डिपेंडेंट होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। MIS जो होता है मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो पहला वाला हो गया बैड इनपुट तो बैड आउटपुट, दूसरा नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट। तीसरा देखते हैं QT, नो फ्लैक्सिबल टू क्विक अपडेट। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्विक अपडेट करने के लिए, यानी कि बदलते वातावरण के हिसाब से ये खुद को चेंज नहीं कर सकता है, मोल्ड नहीं कर सकता है।
नो फ्लेक्सिबिलिटी टू क्विक अपडेट, अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता बराबर, इसमें ऑनलाइन अपडेट की कैपेबिलिटी नहीं होती है उतनी ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टी की बात करते हैं। नो टेलर मेड पैकेज, कोई टेलर मेड पैकेज, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, तो कोई टेलर मेड पैकेज कोई बना भी कैसे सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है, टी का मतलब क्या हो गया, नो टेलर मेड पैकेज अवेलेबल। ठीक है, हर टाइप के एडिशन लेने के लिए टेलर मेड पैकेज नहीं होता है। उसके बाद फिर देखते हैं इग्नोर अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज। इग्नोर करता है, नॉन क्वांटिटी फैक्टर को इग्नोर करता है, केवल क्वांटिटी फैक्टर को यानी कि न्यूमेरिक फिगर को ही कंसिडर करता है। नॉन क्वांटिटी फैक्टर यानी कि मोरल को, एटीट्यूड वगैरह सबको कवर नहीं करता है। ये MIS की एक खराबी होती है, इग्नोर नॉन क्वांटिटी फैक्टर्स। जबकि आपका जो एक्सपर्ट है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है या फिर एक्सपर्ट सिस्टम वगैरह सब है, ये सारी चीज़ों को कवर करता है। तो बोलता है कि इग्नोर नॉन क्वांटिटी फैक्टर्स। उसके बाद फिर बोलता है कि कल्चर के बारे में, अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में देखते हैं, इग्नोर अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये बोलता है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए बहुत कम यूज़फुल होता है, मतलब नहीं ही यूज़फुल होता है बोलो तो। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का मतलब हमने बता दिया था आपका एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, प्री डिफाइंड प्रॉब्लम आपके नहीं होते हैं, तो लेस यूजफुल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। और कल्चर, आप बोलोगे कि सर सारे पेपर में तो हमारे यही अनस्ट्रक्चर्ड ही है, बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत है। ठीक है, लेस यूजफुल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद बोलता है कि कल्चर बोलो तो नॉन इफेक्टिव कल्चर अगर जहाँ पे है, मतलब शेयरिंग का कल्चर नहीं है, वहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं होता है, ये MIS इफेक्टिव नहीं होता है। और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि इफेक्टिवनेस डिक्रीज विथ फ्रिक्वेंट चेंज, बराबर बदलते रहता है मैनेजमेंट का जो प्लान रहता है उसमें, या फिर क्या बोलते हैं उसका डिसीजन जो रहता है, जजमेंट जो रहता है वो बदलते रहता है, तो वहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है MIS। तो आई से हो गया बैड इनपुट, ISQT इग्नोर अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज। आई से हो गया बैड इनपुट मतलब बैड आउटपुट, एस से हो गया नो सब्स्टिट्यूट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्यू से हो गया नो क्या बोलते हैं क्विक अपडेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, टी से हो गया कोई टेलर मेड पैकेज अवेलेबल नहीं होता है, इग्नोर से हो गया इग्नोर नॉन क्वांटिटी फैक्टर्स, अनस्ट्रक्चर से हो गया लेस यूजफुल फॉर अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम। उसके बाद बोलता है कि कल्चर से हो गया नॉट इफेक्टिव वेयर लेस कल्चर टू शेयर इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे। उसके बाद बोलता है कि चेंज से हो गया इफेक्टिवनेस डिक्रीज होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंज होता है मैनेजमेंट के डिसीजंस में या उसके अदर जो फैक्टर्स होते हैं जजमेंट के उसमें। तो इसके साथ हम लोगों ने देखा मीनिंग ODI DPS, उसमें लास्ट में DC यहाँ पे नहीं लिखा, ODI DPS DC यानी कि कॉमन डाटाबेस और कंप्यूटराइजेशंस, आप यहाँ पे DC लिख लो, ODI DPS DC। मिसकंसेप्शन में 8 पॉइंट्स, उसमें पहला दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि एनी और उसके बाद MIS इज, तो ये चीज़ 3 पॉइंट में देखा था, बाकी 3 पॉइंट करके 8 पॉइंट हमने कवर किए थे। फिर रिक्वेजन में देखा था DST कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद फिर इवेल्यूएशंस में देखा था FUG, कंस्टेंट में देखा एक्सपर्ट SSS और लिमिटेशन में देखा ISQT इग्नोर अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज। इसी के साथ हमारा ये MIS जो है ख़त्म होता है। अब हमारा DSS हम स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम खत्म होता है हमारा, अब हम DSS स्टार्ट करेंगे।